आज हम लोग इकोनॉमिक्स के यूनिट 4 के क्वेश्चन आंसर का फुल डिस्कशन करेंगे। ये चैप्टर्स हमने क्लास में करवा दिया था, तो आज हम लोग क्या करेंगे, इसके सारे क्वेश्चंस को एक-एक करके अच्छे से समझेंगे। ठीक है? तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं और ये हमारा लॉन्ग और शॉर्ट आंसर्स दोनों होगा। ठीक है? क्वेश्चन आंसर को फुल डिस्कशन आप लोग ध्यान से देखो, जो भी कुछ आपको पीडीएफ में गलत लग रहा है उसको यहाँ पे सुधार कर दिया जाएगा। ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, हमारा जो पहला सवाल क्या पूछ रहा था, ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है और इसमें पूछ रहा है किस वित्तीय संस्थान से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर देखिए, वित्तीय संस्थान मौद्रिक क्षेत्र के देश अथवा राज्य में ऐसी संस्थाओं को कहते हैं जो लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु साख एवं मुद्रा संबंधी कार्यों को संपादन करती है। ठीक है? वित्तीय संसाधन द्वारा कृषि, उद्योग, व्यापार जैसे आर्थिक कार्यों के लिए मौद्रिक प्रबंधन का कार्य किया जाता है। यहाँ पे की टर्म्स क्या आ गया, मौद्रिक प्रबंधन, यानी कि मुद्रा का मैनेजमेंट हम कैसे करते हैं। ठीक है? ये वित्तीय संस्थान का कार्य रहता है कि किस तरह से हम मैनेज करें मुद्रा को, किसको कहाँ देना है, कैसे देना है। तो ये है खासकर यहाँ पे कृषि, उद्योग और व्यापार के संस्थाओं को आर्थिक कार्य, इनको चाहिए पैसा और इनका आर्थिक कार्य कैसे हो, उसके लिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वित्तीय संस्थान काम करे, एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है? ये वित्तीय स्तर पर आपको एक प्रबंधन करती है पैसे का, मुद्रा को आप किस तरह से यहाँ पे उद्योग, कृषि, व्यापार को बढ़ावा दे। ठीक है? ये संस्थाएं समाज के आर्थिक विकास के लिए और उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन साख अथवा ऋण प्रोवाइड करती है। देखो, 3 टाइप का ऋण हम क्लास में बताए थे, यानी कि लोन जो होता है यहाँ पे 3 टाइप्स का होता है। तो लोन क्या था, 3 टाइप्स का था। एक था अल्पकालीन, दीर्घकालीन जो सबसे लॉन्ग टर्म लोन कहते हैं, एक होता है मीडियम समय के लिए और एक होता है सबसे कम समय यानी कि अल्पकालीन समय के लिए। यहाँ पे 3 टाइप का लोन या साख तुमको दिया जाता है ताकि तुम क्या करो, यानी कि वित्तीय संस्थाएं ये टाइप का लोन देती है 3 टाइप का, ताकि हम लोग क्या करें कि कृषि और उद्योग को, व्यापार को बढ़ावा दे पाए। ठीक है? ये हमारा यहाँ पे कह रहा है। ठीक है? किसी भी आर्थिक और व्यावसायिक कार्यों के संपादन के लिए रुपयों रुपए की आवश्यकताएं होती है, बिल्कुल होती है। किसी भी उद्यमी के पास इतने अधिक आर्थिक साधन नहीं होते कि वे अपने बलबूते पर अपने व्यवसाय को चला सके। ऐसी परिस्थिति में वित्तीय संसाधन के लिए उनकी आवश्यकताओं एवं मांग के अनुरूप वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराती है। ठीक है? यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि देखो क्या होता है कि अगर आप बड़े बहुत ही वृहद स्तर पे अगर आप यहाँ पे कोई अगर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना चाहते हो या किसी तरह का बिजनेस करना चाहते हो, तो आपके पास क्या होता है, उतने सारी पूंजी नहीं होती है। ठीक है? तो हम क्या, ये वित्तीय संस्थाएं क्या करती है, यहाँ पे एक ऐसा मैनेजमेंट करती है मुद्रा का कि आपको जो है ऋण प्रोवाइड करे। ठीक है? ऋण प्रोवाइड किया जाएगा तो क्या होगा, आपको ऋण मिलेगा तो आप क्या करोगे, बिजनेस बिजनेस बहुत अच्छे ढंग से चला पाओगे। ठीक है? और इसके साथ साथ ऋण का जैसे मैंने टाइप्स बताया, यहाँ पे 3 टाइप्स होता है, अल्पकालीन, मध्यकालीन और एक हो गया आपको दीर्घकालीन। तो ये 3 टाइप का यहाँ पे लोन आपको, यानी कि कम समय के लिए, बीच के समय के लिए और कुछ ज्यादा समय के लिए यहाँ पे ऋण आपको दिया जाता है। ठीक है? ये क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है। चलिए बढ़ते हैं, हमारा अगला जो सवाल है वो कह रहा है राज्य के वित्तीय संस्थानों को कितने भागों में बांटा गया। ठीक है? ये पूछ रहा है हाउ में, ये जो पूछ रहा है कि कितने पार्ट्स में। ठीक है? हाउ मेनी पार्ट्स डज द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डिवाइडेड। तो हमारा ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को हम मेनली 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आ गया संस्थागत वित्तीय संस्थाएं और तथा गैर संस्थागत वित्तीय संस्थाएं। ठीक है? तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस, इंस्टीट्यूशनल के बारे में कह रहा है और यहाँ पे नॉन इंस्टीट्यूशनल के बारे में यहाँ पे कह रहा है। ठीक है? तो यहाँ पे ये 2 टाइप में जो है हमारा वित्तीय संस्था को बांटा जाता है। ठीक है? चलो, संस्थागत वित्तीय संस्थाओं के अंतर्गत देखो, संस्थागत वित्तीय संस्था को क्या आता है, बैंक आता है, प्राथमिक सहकारी समिति आती है, भूमि विकास बैंक आता है और व्यवसायिक बैंक या क्षेत्रीय बैंक या नाबार्ड आते हैं। ठीक है? इसको हम लोग एक एक करके यहाँ पे क्लास में पढ़े हैं। नाबार्ड क्या होता है, व्यवसायिक बैंक क्या होता है, फिर जाके यहाँ पे प्राथमिक सहकारी समिति क्या होता है, इन सभी को बहुत ही अच्छे से पढ़े हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, संस्थागत जो इंस्टीट्यूशनल होते हैं उसमें हमारा बैंक आता है, जो हमारा कमर्शियल बैंक वगैरह देखते हैं, उसके सहकारी समिति आता है, भूमि आता है, भूमि विकास बैंक आता है और व्यवसायिक बैंक के जो सारे ग्रामीण नाबार्ड वगैरह है, ये सारे चीज आते हैं। और नॉन इंस्टीट्यूशनल में देखो तो महाजन, सेठ, साहूकार, किसान, रिश्तेदार इत्यादि आते हैं। अरे देखो, बेसिकली इसमें डिफरेंसेस क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि इंस्टीट्यूशनल जो होता है वो गवर्नमेंट के द्वारा ओन किया जाता है। ठीक है? और जो गवर्नमेंट ओन करती है, अपने कुछ रूल्स एंड उनके कुछ सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, उस रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत वो क्या करती है, यहाँ पे वहां पे रन करती है ये इंस्टीट्यूशनल को, जिसको हम लोग संस्थागत वित्तीय संस्थान कहते हैं। इसमें क्या होता है, टर्म्स एंड कंडीशन फिक्स रहता है कि आप इतना ही परसेंट यहाँ पे क्या कर सकते हो, ऋण ले सकते हो। ठीक है? मतलब इतना परसेंट के इंटरेस्ट पे आप क्या कर सकते हो, ऋण को ले सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्या है, नॉन संस्थागत में क्या होता है, यानी कि गैर संस्थागत वित्तीय संस्थाएं क्या होती है, जैसे कि आपको कर्ज चाहिए तो आप तो मान लो यहाँ पे बैंक में जा रहे हो, प्राथमिक सहकारी बैंक में जा रहे हो, तो उसमें गवर्नमेंट का नॉर्म्स है, यानी टर्म्स एंड कंडीशन है कि इतने इतने परसेंट पे आपको मिलेगा।
ठीक है। लेकिन यहाँ पे मान लो किसी आप महाजन से या किसी सेठ से किसी से कर्ज ले लेते हो, तो वो मनचाहा आपसे इंटरेस्ट लेता है, ठीक है, यानी कि आपका वो शोषण भी कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे यही डिफरेंसेस है, दो डिफरेंस हो गया यहाँ पे, याद रखना है, इसके दो पार्ट्स में बांटा गया है, एक हो गया संस्थागत वित्तीय संस्थाएं और गया नॉन इंस्टीट्यूशनल यानी कि गैर संस्थागत वित्तीय संस्थाएं, ठीक है। इसके साथ हमारा दूसरा क्वेश्चन भी खत्म होता है, तो तीसरा हम चलते हैं एक्सप्लेनेशन पे। किसानों को साख अथवा ऋण की आवश्यकता क्यों होती? बहुत ही आसान, क्यों किसी को ऋण की आवश्यकता पड़ेगी? देखो, अधिकांश किसान छोटे या सीमांत किसान की श्रेणी में आते हैं, जिनके पास आय की बहुत ही कमी होती है, वे अपना बचत नहीं कर पाते हैं। परिणाम स्वरूप किसान को जो यहाँ पे क्या होता है, संबंधित उद्योगों में अपेक्षित निवेश नहीं कर पाते, इसलिए उन्हें वित्तीय साख की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। यहाँ पे कहने की क्या कोशिश कर रहा है कि देखो, मान लो ये छोटा सा किसान है, इनके पास क्या होता है ना, बहुत सारा क्या होता है, इनके पास आय नहीं होता, यानी कि इसके पास इनकम के स्रोत क्या होते हैं, बहुत ही कम होते हैं। इनकम के स्रोत यहाँ पे इनके पास कम है, तो इनकी क्या है, सेविंग्स, यानी ये बचा ही मतलब सेव कम कर पाएंगे, और इनके पास अगर कम पैसा ये बचाएंगे, ये सेव ही नहीं कर पाएंगे, तो ये कहाँ इन्वेस्टमेंट कहाँ करेंगे? ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट। यानी मेनली यहाँ पे बात हो रही है कि किसानों की आवश्यकताएं ऋण का या साख का क्यों पड़ता है, वो क्यों पड़ेगा भाई? सबसे पहली बात, ऋण की आवश्यकता इसलिए पड़ती है ताकि क्यों आवश्यकताएं पड़ती है, तो ऋण अथवा साख की आवश्यकता क्योंकि उनकी आय कम है, आय कम है तो सेविंग कम है, सेविंग कम है इसलिए ये ऋण लेते हैं, और ऋण इनके पास, अगर इनके पास पैसा रहेगा ही नहीं तो इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे? इसलिए इनकी स्थिति क्या होती है, बद से बदतर दिन ब दिन होती जा रही है, ठीक है। चलिए, अब हमारा नेक्स्ट यहाँ पे सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो हमारा है पांचवा सवाल। पांचवा सवाल कह रहा है कि व्यावसायिक बैंक कितने प्रकार की जमा राशि को स्वीकार करते हैं? बहुत ही वृहद ढंग से हमने क्लास में इसको डिस्कशन किया था कि इसकी जो हम लोग जो जमा करते हैं, देखो बैंक का दो काम होता है, एक होता है आपका जमा लेना, यानी कि आपने जो बैंक में पैसे जमा किए हैं वो क्या करेगा, वो आपको एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, वो एक्सेप्ट जैसे कर लिया। और दूसरा इनका काम क्या होता है, आपको अगर जरूरत पड़ी तो ये बैंक आपको कुछ इंटरेस्ट लेके आपको यहाँ पे पैसा भी प्रोवाइड करेगा, यानी कि लोन प्रोवाइड करना, ऋण प्रोवाइड करना, या फिर आपके जो जमा है, यानी आपके पास जो अतिरिक्त पूंजी, अतिरिक्त पैसा है, आप बैंक क्या करती है, उसको जमा करती है, अपने पास क्या करती है, सेव करती है। यहाँ पे बैंक का मेनली हम दो जो यहाँ पे चीजों के बारे में यहाँ पे पढ़े थे, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पूछा है कि बैंक जो है प्राय जो है जमा कितने प्रकार से करती है, ठीक है। इसमें बहुत सारे टाइप्स का हमने डिस्कशन किया था, उस सभी को हम लोग एक बार फिर से यहाँ पे रिवाइज करते हैं, ठीक है। चलो, उम्मीद करते हैं आपको सबको याद होगा, ठीक है, बिल्कुल याद होना चाहिए। देखो, व्यावसायिक बैंक का प्राय क्या होता है, चार प्रकार के कार्य होता है मेनली जो है, ठीक है। ज्यादातर बहुत सारे कार्य होते हैं, लेकिन हमको अभी इस 10th लेवल पे इतना नहीं पढ़ना है, तो देखो मेनली जो होता है हमारा चार कार्य होता है, ठीक है। चलो, सबसे पहले अस्थाई जमा, ठीक है, ये पढ़ते हैं। अस्थाई जमा खाते में रुपया एक निश्चित अवधि, जैसे कि 1 वर्ष या इससे अधिक के लिए भी जमा किया जाता है। इस निश्चित अवधि के अंदर साधारणतः यह रकम नहीं निकाली जा सकती। इस प्रकार के जमा को सावधिक जमा भी कहते हैं। इस अवधि के अंदर जमा की गई राशि पर बैंक आकर्षक ब्याज भी देता है, ठीक है। यानी एक जो है आप फिक्स डिपॉजिट जिसको कहते हैं, यहाँ पे क्या है कि आप फिक्स डिपॉजिट, ठीक है, एक यहाँ पे हम लोग टर्म्स पढ़ते हैं, जानते ही होंगे, मैंने क्लास में डिस्कस किया था, एक फिक्स डिपॉजिट, यहाँ पे क्या बताया था, फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है, एक निश्चित रकम, अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसा हो गया तो आप एक क्या होता है, एक निश्चित रकम ले जाओ, और एक निश्चित रकम ले जाके बैंक में क्या करो, इसको या करो एक टाइम, एक निश्चित टाइम पीरियड के लिए यहाँ पे जमा कर दो। जैसे कि मैंने 25 साल तक, मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा है, तो यहाँ मैं क्या किया कि 25 साल तक यहाँ पे पैसा अपने को जमा कर दिए बैंक में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आप 25 साल के बाद ही इस पैसे को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हो, 25 साल से पहले नहीं निकाल सकते, ठीक है। ये है हमारा अस्थाई जमा, यानी कि हम इसको फिक्स कर दिए कि इतने जो इसका मैच्योरिटी टाइम है, यानी मान लो इसका टाइम, मैच्योरिटी टाइम क्या होता है, मैच्योरिटी टाइम उस टाइम को कहते हैं जिस टाइम आपका टर्म टाइम मान लो पूरा हो जाता है, यानी 25 साल का जैसे आपने लिया, यानी कि एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट आपने अगर स्थायी जमा 25 साल के लिए करवाया, तो 25 साल जैसे ही पूरा होता है, वो क्या होता है, आपका जमा जो होता है मैच्योर हो जाता है, तभी आप उस पैसे को निकाल सकते हो। यहाँ पे टाइम ऑफ मैच्योरिटी के बाद ही आप जो पैसा मतलब कुछ फिक्स टाइम के लिए जो आप पैसा बैंक में जमा कर रहे हो, वो हो गया फिक्स डिपॉजिट, ठीक है। एक है चालू जमा खाते, करंट डिपॉजिट। इसमें क्या कर रहा है, चालू जमा खाते में रुपया जमा करने वाला अपनी इच्छा अनुसार रुपया जमा करता है अथवा निकाल सकता है, ठीक है। इसमें किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं रहता। उसमें क्या था, प्रतिबंध था कि आप समय से पहले पैसा को नहीं निकाल सकते अस्थायी जमा में, लेकिन इसमें क्या प्रतिबंध नहीं होता कि आप जब चाहो निकाल लो, जब चाहो जमा कर लो, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार की जमा व्यापारियों तथा बड़ी बड़ी संस्थाओं के लिए विशेष सुविधा प्रदान करता है। ये बड़े बड़े व्यवसायी होते हैं, उनका बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन रहता है, रोज का रोज 25 लाख 30 लाख, लेकिन हम जैसे कॉमन इंसान जो है, हम लोग को तो ज्यादा तो यहाँ पे नहीं होगा, हम लोग यहाँ पे जमा वगैरह नहीं, मतलब रेगुलर का ट्रांजेक्शन तो 20-25 लाख आम आदमी कैसे करेंगे, बड़े बड़े बिजनेसमैन जो रहते हैं वो ट्रांजेक्शन ज्यादा करते हैं, तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर का देखो, यहाँ पे क्या कह रहा है, अस्थायी जमा, ठीक है। एक अस्थायी जमा के बारे में पढ़ते हैं। इस प्रकार के खाते में रुपया जमा करने वाला जब चाहे रुपया जमा कर सकता है, किंतु रुपया निकालने का
अधिकार सीमित रहता है, ठीक है? वो जब चाहे जमा कर सकता है, लेकिन अधिकार सीमित होता है, ठीक है? मतलब एक लिमिटेशन, हम जो यहाँ सेविंग्स के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या होता है, एक लिमिटेशन होता है कि आप इतना ही पैसा निकाल सकते हैं एक बार में, उतना ज़्यादा नहीं कि आपको तुरंत, जैसे करंट के बारे में बता रहा था, करंट के बारे में क्या था कि आप 20-25 लाख तुरंत-तुरंत निकाल सकते हो, क्योंकि वो आपका अकाउंट ही करंट है, ठीक है? करंट मतलब जो चलता रहे, फ्लो में चलता रहे। ये क्या हो, सेविंग्स डिपॉज़िट है, आप इसमें जो है पैसा निकाल तो सकते हो, ये बेसिक थोड़ा-सा डिफरेंस है। पैसा तो निकाल तो सकते हो, लेकिन क्या एक लिमिटेशन गवर्नमेंट के नॉर्म्स के मुताबिक इसमें आपको लगा रहता है कि इतना लिमिटेशन है, आप इतना ही पैसा यहाँ पे निकाल सकते हो, ठीक है? आगे देखते हैं। आप आवर्ती जमा क्या है ये? इस प्रकार के खाते में व्यावसायिक बैंक साधारणतः अपने ग्राहकों को 1 तिमाही या एक निश्चित रकम के रूप में एक निश्चित अवधि जैसे कि 60 या 72 माह के लिए ऋण माफ कीजिए, के लिए ग्रहण करता है और इसके बाद एक निश्चित रकम भी देता है। इस प्रकार का एक अन्य जमा संचयी समयावधि जमा भी कहलाता है, ठीक है? इसका नहीं जानना है, बस एक समझ लो 60 से 72 माह के लिए जो है आपके लिए पैसा जमा करता है, उसके बाद एक निश्चित रकम भी तुमको महीना-महीना करके कोई टाइम रहता है फिक्स, उस टाइम के मुताबिक आपको यहाँ पे पैसा दिया जाता है, ठीक है? चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। अब क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। सहकारिता से आप क्या समझते हैं? कोऑपरेटिव से आप क्या समझते हैं, ठीक है? देखो इसका अर्थ क्या है, एक साथ मिलजुल कर काम करना ही सहकारिता है। मतलब बहुत सारे लोग जब एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वो है सहकारिता, ठीक है? सह जो कारिता, सह मतलब हो गया एक से अधिक और कारिता मतलब हो गया कार्य, यानी एक से अधिक लोग जब मिलकर ग्रुप में कुछ काम करते हैं, ठीक है? तो उसको हम लोग सहकारिता कहते हैं, ठीक है? चलो अब अर्थशास्त्र की भाषा में देखें तो अर्थशास्त्र की परिभाषा में से हम देखते हैं सहकारिता क्या है, ठीक है? देखो सहकारिता वह संगठन है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्ति स्वेच्छापूर्वक मिलजुल कर समान स्तर पर आर्थिक हितों की वृद्धि करते हैं, ठीक है? यानी कि बहुत सारे लोग एक साथ मिलते हैं और अपने क्या करते हैं, मिलजुल कर काम करते हैं और सामान्य हितों की, यहाँ पे क्या है, वो पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पढ़ो। हाँ, कहाँ गया, किधर गया? सामान्य हितों की वृद्धि करते हैं, हाँ यहाँ है ना। सामान्य स्तर पर आर्थिक हितों की क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, यानी हमको सबको इक्वली अपना भी हित देखना है, उसका भी हित देखना है, जो भी उस ग्रुप में शामिल है सबका हित देखना और उसको क्या करना है, इनहेंस करना है, यानी कि उसको वृद्धि करना है, उसको किसी रोज का रोज उसको वृद्धि करना है, ठीक है? ये हमारा सहकारिता है, मतलब सभी के लिए कार्य करना, सभी के द्वारा मिलजुल के कार्य करना, ये सहकारिता है, ठीक है? इस प्रकार सहकारिता उस आर्थिक व्यवस्था को कहते हैं जिसमें मनुष्य किसी भी आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मिलजुल कर कार्य करता है। सहकारिता का सिद्धांत यह भी बतलाता है कि विपन्न एवं शक्तिहीन व्यक्ति एक दूसरे के साथ मिलकर व्यापारिक सहयोग से ऐसे भौतिक लाभ अथवा सुख प्राप्त कर सकते हैं जो धनी और शक्तिहीन संपन्न व्यक्तियों को उपलब्ध हो, जिससे उनका नैतिक विकास हो, ठीक है? देखो इसमें क्या कह रहा है, इसमें क्या बताया जा रहा है कि जिसके पास पैसा नहीं भी है ना, वो भी क्या कर सकते हैं, ग्रुप में आके पैसा इकट्ठा करके इतना ज्यादा अपने आप को परिपूर्ण कर सकते हैं, जिससे क्या होता है कि जो अमीर आदमी जैसे रहते हैं, जो बहुत ही संपन्न लोग जैसे रहते हैं, उस हिसाब से उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को फॉलो करके अपना भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनके लेवल में यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है? ये यहाँ पे चीज कहने का यहाँ पे कोशिश कर रहा है, ठीक है? आगे देखते हैं क्या कर रहा है। इसका सिद्धांत सब प्रत्येक के लिए और प्रत्येक सब के लिए है, ठीक है? यानी सब प्रत्येक के लिए है और प्रत्येक जो है सभी के लिए, यानी सभी के हित को तो देखना है, ठीक है? और सब जो है हम लोग का हित को भी देखेगा, ठीक है? यहाँ पे ये करने की कोशिश करिए, पूरा बेहतरीन आंसर है, ठीक है? इसको बिल्कुल आप लोग ध्यान रखेंगे, आपका इंपॉर्टेंट होगा। अगला सवाल देखते हैं, ये शॉर्ट का ही है। स्वयं सहायता समूह, उससे ही रिलेटेड, उसी से इंस्पिरेशन लेके यहाँ पे क्या बनाया गया, सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिसको हम SHGP कहते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप कहते हैं, ठीक है? आप क्या समझते हैं? देखो स्वयं सहायता समूह वास्तव में ग्रामीण क्षेत्र में 15 से 20 व्यक्तियों, खासकर महिलाओं द्वारा, यहाँ पॉइंट नोट क्या करने वाला है, खासकर महिलाओं द्वारा 15 से 20 व्यक्तियों का एक अनौपचारिक, यहाँ पे देखो अनौपचारिक, कोई औपचारिक मतलब नहीं है, ठीक है? यहाँ पे कोई टर्म्स कंडीशन नहीं है, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, मतलब कोई गवर्नमेंट के द्वारा कुछ किया नहीं है, तो अनौपचारिक है, याद रखना है ये की पॉइंट। जो भी देखो कलर पे होगा ना, वो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है? इसलिए मैंने उसको क्या किया है, हाईलाइट कर दिया ताकि वो आपको ध्यान रहे, ठीक है? और कॉपी पेन का यूज भी करना, तो 2-3 कलर से आराम से यूज करना ताकि तुम्हारा नोट्स क्या हो, बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव हो, ठीक है? जैसे कि मैं क्लास में तुम्हें बताता हूँ। आगे देखते हैं। औपचारिक समूह होता है, हाँ, जो अपनी बचत तथा बैंकों से लघु ऋण लेकर अपने सदस्यों के परिवार को जरूरतों को पूरा करते हैं और विकास गतिविधियों को चलाकर गांव के विकास और महिला सशक्तिकरण में योगदान देते हैं। इसको मौ कर लेना, ठीक है? महिला सशक्तिकरण में क्या करते हैं, योगदान देते हैं, ठीक है? इसमें कुछ नहीं है, ये 4-5 महिला जो है ग्रुप में बैठी हुई है, मतलब एक समिति टाइप का वहाँ पे ये लोग क्या कर रहा है, क्रिएट कर रहा है, ठीक है? और ये क्या करता है, ये सारी महिलाएं क्या करेगी, यहाँ पे अपना जमा पूंजी देगी। सब जितनी महिलाएं इस ग्रुप में जुड़ी है ना, सभी महिलाएं क्या करेगी, इस बीच में अपना क्या करेगी, पूंजी को यहाँ पे जमा करेगी। यहाँ पे इनका पूंजी मान लीजिए बहुत ज्यादा जमा हो गया, ठीक है? अब मान लो इसी ग्रुप से
यहाँ पे सारे महिलाएं हैं, इनका पैसा यहाँ पे हर बार जमा हो रहा है। अब मान लो किसी एक ये महिला को जो है पैसा की बहुत ही नीड पड़ गया, ये महिला क्या करेगा, तो ये ग्रुप क्या करेगा, इस पैसे को निकाल के इस महिला को दे देगा ताकि वो अपना क्या करे, विकास कर पाए या अपनी जरूरतों को क्या करे, पूरा कर पाए। यानी एक महिलाओं का समूह है जो सेल्फ हेल्प ग्रुप यहाँ पे कहानी कोऑपरेटिव का ही थोड़ा थोड़ा जो है इलाबोरेशन यहाँ पे किया गया, इलाबोरेट किया गया है, ठीक है, मतलब उसका ही थोड़ा सा ये विस्तार वाला चीज है। कौन कौन है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या बात क्या बताया जा रहा है, महिला के बारे में बताया जा रहा है, और यहाँ महिला से हम क्या याद रखते हैं, महिला सशक्तिकरण, ठीक है, महिला सशक्तिकरण की यहाँ पे बात की जा रही है, महिला यानी कि वुमेन एम्पावरमेंट यहाँ पे बात की जा रही है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखना है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा 7वां सवाल जो है हमारा छोटा वाला आंसर यानी कि शॉर्ट आंसर का हम लोग देखते हैं। भारत में सहकारिता की शुरुआत किस प्रकार हुई थी, ठीक है, यहाँ पे कॉपरेशन की बात की जा रही है, भारत में सहकारिता की कैसे कब शुरुआत हुई थी और इनका इतिहास जानने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे संक्षिप्त में, ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, एक छोटा में इसको यहाँ पे देखना है कि सहकारिता की शुरुआत यहाँ पे हुई कैसी थी। तो पढ़ते हैं, भारत में सहकारिता की शुरुआत पिछली शताब्दी में प्रारंभ हुई थी, ठीक है, इसमें निर्धन तथा कमजोर वर्ग के लोगों के उत्थान एवं किसानों को सस्ती दर पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए उद्देश्य से सहकारी समितियों की स्थापना पर जोर दिया गया था। इसके लिए 1904 में, बिल्कुल याद रखना है, ईस्वी में सहकारिता साख समिति विधान, ये हो सकता है आपको एमसीक्यू में पूछ देगी, कब आया था सहकारिता साख समिति विधान, कब आया था, तो 1904 ईस्वी में आया था, बिल्कुल याद रखना है, ठीक है, पारित हुआ, जिसके अनुसार गांव या नगर में कोई भी व्यक्ति मिलकर सहकारिता साख समिति की स्थापना कर सकते हैं, ठीक है, इसमें सुधार लाने तथा इसके लिए विस्तृत रुपए देने के लिए 1912 ईस्वी में एक और अधिनियम बनाया गया, ठीक है। चलिए, इसमें यही कह रहा है, इनकी जो है संक्षिप्त में इतिहास पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक। चलो, अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो, ये तो हो गया हमारा, ये क्वेश्चन भी हो गया, थोड़ा सा नीचे हमको आना पड़ेगा, 1 मिनट रुक जाओ, ठीक है। चलो, अब देखो यहाँ थोड़ा सा और इतिहास है। 1919 के राजनीतिक सुधारों के अनुसार सहकारिता प्रांतीय सरकार का हस्तांतरित विषय बन गई, अतएव इसके संचालन का भार अब राज्य सरकारों के हाथ में कर दिया गया। सहकारी समितियों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति सहकारी बैंकों के द्वारा होती है, जो हमारे देश में 3 स्तर पर काम करते हैं। पहला स्तर क्या हो गया, प्राथमिक सहकारी समितियां, दूसरा केंद्रीय सहकारी समिति और तीसरा राज्य सहकारी समिति या बैंक, ठीक है, ये 3 चीज आपको याद रखना है, यहाँ पे 3 स्तर पर ये काम कर रहा है, ठीक है, बिल्कुल याद रखना है। चलो, आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट सवाल और हमारा यहाँ का आज का आखिरी सवाल देखते हैं, मतलब आज का यानी कि शॉर्ट आंसर्स का आखिरी सवाल हम देखते हैं, ठीक है, क्या कह रहा है, सूक्ष्म वित्त योजना को परिभाषित करें। क्या है ये सूक्ष्म वित्त योजना? सूक्ष्म वित्त योजना के द्वारा गांव, कस्बा, जिला में गरीब परिवारों को स्वयं सहायता समूह से जोड़कर ऋण मुहैया कराया जाता है। इससे छोटे पैमाने पर साख अथवा ऋण की सुविधा प्रदान होती है और इसे सूक्ष्म वित्त योजना कहते हैं, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट हमारा सवाल देखते हैं, हमारा नेक्स्ट जो सवाल है क्या है भाई, अब हमारा नेक्स्ट सवाल जो आएगा वो आएगा लॉन्ग आंसर का, ठीक है। लॉन्ग आंसर जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने एक हमारी इंस्टीट्यूट ने एक किताब यहाँ पे एनसीईआरटी के नोट्स जो एक बुक यहाँ पे निकाला था, लॉन्च किया था, तो उसमें क्या है कि मैंने वो बुक आप सभी को यहाँ पे बांट दिया था क्लास में। तो उस बुक का क्या है, ये 10th क्लास का जो भूगोल है उसका हम लोग बहुत ही जल्द रिवीजन करने वाले हैं, ठीक है, तो ये बुक को भी देखना है, क्योंकि एनसीईआरटी बीएससी एससीईआरटी ले लो, एनसीईआरटी या एससीईआरटी, ठीक है, इन दोनों एनसीईआरटी दोनों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है आजकल का ट्रेंड में देख रहे हैं, तो ठीक है, तो ये क्या है, एनसीईआरटी को जो है ये न्यू पैटर्न पे आधारित एनसीईआरटी है, इसको भी हम लोग कवर करेंगे, बहुत ही जल्दी वीडियो में कवर करेंगे और क्लास में एक्सप्लेन भी करेंगे, ठीक है, तो ये बुक भी बहुत जल्दी किया जाएगा, ठीक है, इसके साथ साथ सभी बुक्स के जो यहाँ पे रिवीजन कराया जाएगा जो एनसीईआरटी हो, क्योंकि हमको किसी भी स्तर पे भी क्वेश्चंस को नहीं छोड़ना है, ठीक है, चाहे एनसीईआरटी हो चाहे बीएसपी हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हमारा सवाल क्या है, चलिए सवाल पे आते हैं। पहला सवाल क्या है, राष्ट्रीय वित्तीय संस्था किसे कहते हैं, इसे कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है, जो चैप्टर्स का नाम है वही क्वेश्चन आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जानना भी जरूरी है। चलो एक बार पढ़ते हैं, ऐसी वित्तीय संस्थाएं जो देश के लिए वित्तीय और साख नीतियों का निर्धारण करते हैं एवं निर्देशन करते हैं, ठीक है, देखो ये ऐसा वित्तीय संस्थान है जो क्या करता है ना, देश का जो है वित्तीय और साख नीति एक टाइप से बनाया जा रहा है कि कैसे जो है फाइनेंशियल नीति क्या रहेगा, ठीक है, और इसको डायरेक्शन देता है कि कैसे कैसे काम करेगा, तो ये यहाँ पे जो है वित्तीय संस्थान है, ठीक है, तथा राष्ट्र स्तर पर वित्तीय प्रबंधन के कार्यों को संपादित करती है, उन्हें हम राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं कहते हैं, जो हमने पहले भी एक्सप्लेन किया है,
ठीक है। अब देखो राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को दो भागों में बांटा जा सकता है, ठीक है। पहला हो गया मुद्रा बाजार, मुद्रा बाजार के बारे में पढ़ते हैं, और हमारा दूसरा देखें, दूसरा हो गया भारतीय पूंजी बाजार। इसको बहुत ढंग से हम लोग एक फ्लो चार्ट के माध्यम से पढ़ेंगे। इसको क्या करना है, अपने कॉपी में नोट डाउन नहीं करना है, ग्रुप में हम मैसेज दे दिए थे, वो तुम लोग देख लो। देखो यहाँ सबसे पहला क्या कर रहा है, भारतीय मुद्रा बाजार एक ऐसी मौद्रिक बाजार है जहां उद्योग एवं व्यवसाय के क्षेत्र के लिए अल्पकालीन एवं मध्यकालीन वित्तीय व्यवस्था का प्रबंधन किया जाता है, ठीक है। यानी कि बहुत ही कम टाइम के लिए, मतलब कम टाइम के लिए और ज्यादा टाइम के लिए यहाँ पे क्या है, वित्तीय, ठीक है, वित्तीय व्यवस्था का यानी फाइनेंशियल जो है यहाँ पे आपको व्यवस्था किया जाता है। भारतीय मुद्रा बाजार को संगठित और असंगठित क्षेत्रों में विभक्त किया जाता है। मुद्रा बाजार को भी एक ऑर्गेनाइज्ड और एक जो है अनऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, एक है ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइज्ड और एक है अनऑर्गेनाइज्ड। यहाँ पे दो टाइप में जो है इसको भी बांटा गया है, ठीक है, याद रखना है। संगठित क्षेत्र में अब देखो विभक्त किया जाता है। संगठित क्षेत्र में वाणिज्य बैंक, निजी क्षेत्रों के बैंक, सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंक एवं विदेशी बैंक शामिल किए जाते हैं, जबकि असंगठित क्षेत्र में देशी बैंकर में जिनमें गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी भी शामिल होती है। इनका यहाँ पे क्लासिफाई करके हम बताया जा रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है, भारतीय पूंजी बाजार के, अब देखिए पहला हो गया मुद्रा बाजार यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा भारतीय पूंजी बाजार, ठीक है। भारतीय पूंजी बाजार मुख्यतः दीर्घकालीन पूंजी, ये देखो ये क्या है, यहाँ पे दीर्घकालीन पूंजी उपलब्ध करवाता है, ठीक है। क्या है यहाँ पे, दीर्घ लॉन्ग टर्म के लिए जो है पूंजी बाजार यहाँ पे क्या कर रहा है, आपको पूंजी यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। दीर्घकालीन पूंजी की मांग बड़े बड़े उद्योगों, घराने एवं सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिए होता है, ठीक है। यानी कि बहुत लॉन्ग टर्म के लिए जो आदमी लोन लेता है ना, तो इसमें क्या है कि बहुत बड़े बड़े जो उद्योग होते हैं ना, तो वो बहुत, क्योंकि उनका काम बहुत लेट तक चलता है, बहुत डिमांड करते हैं। तीसरा हो गया, चौथा हो गया, यहाँ पे क्या आ गया, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया हमारा चार भाग में। अभी तो प्रतिभूति बाजार के बारे में लिखा है, इसके अंतर्गत प्राथमिक और द्वितीयक बाजार भी आते हैं। मतलब प्राथमिक प्रतिभूति बाजार को भी दो पार्ट में बांटा गया, एक हो गया प्राथमिक बाजार और दूसरा हो गया द्वितीयक बाजार, इसको दो पार्ट में फर्दर बांट दिए हैं, ठीक है। और यहाँ पे चारों, इसको हम एक बार फ्लो चार्ट में देख लेंगे ताकि हमको बेहतर समझ में आए। देखो भारतीय पूंजी बाजार मुख्यतः इन्हीं चार वित्तीय संस्थानों पर आधारित है, बिल्कुल आधारित है। इसके चल राष्ट्रीय स्तरीय सार्वजनिक विकास जैसे सड़क, रेलवे, अस्पताल, शिक्षण संस्थान, विद्युत उत्पादन संयंत्र एवं बड़े बड़े निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों के लिए उद्योग में संचालित किए जाते हैं। फलस्वरूप राष्ट्र के निर्माण में इन वित्तीय संस्थानों का काफी योगदान रहा है, ठीक है। बिल्कुल भी योगदान इसका रहेगा, बिल्कुल ही योगदान इसका रहेगा, क्योंकि इतना बड़ा ये पूंजी बाजार काम कर रही है लॉन्ग टर्म के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर देख लो, हेल्थ देख लो, अस्पताल देख लो, एजुकेशनल बैकग्राउंड देख लो, एजुकेशनल वाला सारा चीज देख लो, इन सारी चीज को अगर हम देखते हैं तो इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पे वैसे भी बढ़ जाता है। अगर यहाँ पर हम फ्लो चार्ट की बात करें तो हम ये वित्तीय संस्थान की बात करें तो देखो इसको फर्स्ट पार्ट में बांटा पूंजी बाजार और दूसरा हो गया मुद्रा बाजार। मुद्रा बाजार के बारे में हम लोग जान गए। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये पूंजी बाजार को ही चार पार्ट में हम लोग बांटते हैं। पहला है प्रतिभूति बाजार, दूसरा है औद्योगिक बाजार, तीसरा है विकास वित्तीय संस्थान और चौथा है गैर बैंकिंग वित्त कंपनियां, ठीक है। और प्रतिभूति बाजार को भी यहाँ पे दो पार्ट में बांट रहे हैं, पहला हो गया प्राथमिक बाजार और दूसरा हो गया द्वितीयक बाजार, ये यहाँ पे डिवीजन है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। हमारा दूसरा सवाल जो यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन है, क्या है, राज्य स्तरीय संस्थागत वित्तीय स्रोतों के कार्यों का वर्णन करें, ठीक है। अब क्या है, राज्य स्तरीय संस्थानीय वित्तीय स्रोत के जो है कार्य क्या है, ये क्लास में हम लोग बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़े हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हम ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकते, फिर भी हम यहाँ पे सोचे कि क्यों ना यहाँ पे क्वेश्चन आंसर के माध्यम से एक बार और डिवीजन कर दिया जाए। इसको क्या करना है, कॉपी में नोट डाउन करना है, और दिवाली छठ तो होता ही रहेगा, लेकिन ये पढ़ाई भी जरूरी है, ठीक है। इसको पहले कर लेना काम, ठीक है। चलो पढ़ते हैं एक बार। राज्य स्तरीय संस्थागत वित्तीय स्रोत के जो है क्या क्या कार्य यहाँ पे, जहाँ पे कार्य हमको दिखता है। सबसे पहला कार्य क्या होता है, सहकारी बैंक के कार्य, प्राथमिक सहकारी समितियों के कार्य और भूमि विकास के कार्य, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट है व्यवसायिक बैंकों के कार्य, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के कार्य और नाबार्ड के कार्य, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक करके हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करें तो सहकारी बैंकों के कार्य। देखो इसके माध्यम से राज्य के किसानों को अल्पकालीन या मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन सुविधा प्रोवाइड किया जा रहा है, सिंपल खत्म, ठीक है। सरकारी बैंक क्या करता है,
जो जो भी जिनको भी किसानों को या फिर राज्य के किसान जो रहते हैं उनको क्या करता है ये, थोड़ा टाइम के लिए, बीच वाला टाइम के लिए, कम टाइम के लिए, बहुत ज़्यादा टाइम के लिए यहाँ पे लोन प्रोवाइड करता है। आप देखो प्राथमिक सहकारी समिति में इसका क्या कार्य है? उत्पादक कार्यों के लिए अल्पकालीन कम से कम 1 ईयर से कम ऋण देती है, परंतु विशेष परिस्थिति में इनकी अवधि 3 वर्ष बढ़ा दी जाती है। ठीक है, यहाँ पे प्राथमिक सहकारी बैंक क्या करता है, कम से कम आपको जो है यहाँ पे 1 ईयर के लिए लोन दिया जाता है और 3 साल तक इसको कर भी दिया जाता है। देखो भूमि विकास बैंक का कार्य क्या है, राज्य में किसानों के दीर्घकालीन ऋण प्रोवाइड करने के लिए भूमि बंधक बैंक खोला गया, जिसे अब भूमि विकास बैंक भी कहा जाता है। यह किसान की भूमि को बंधक रखकर कृषि में स्थायी सुधार एवं विकास के लिए दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती है। ट्रैक्टर, पावर, ये पंपिंग सेट, मकान बनाने के लिए भुगतान, पुराने ऋणों का भुगतान कृषि में सुधार करने के लिए 15 से 20 व्यक्तियों तक का ऋण भूमि विकास बैंक द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, यानी कि ये भूमि विकास बैंक क्या करते हैं, आपकी भूमि को क्या करता है, यहाँ पे बंधक रखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे बंधक रखा जाता है और उसके बाद आपको क्या है, यहाँ पे ऋण प्रोवाइड इस चीज को करता है। ठीक है, याद रखना है। आगे देख पाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, व्यवसायिक बैंकों का कार्य क्या है। व्यवसायिक बैंक अधिक मात्रा में किसानों को ऋण प्रदान करती है और ये राज्य में किसानों को साख सुविधा भी प्रदान करती है। ठीक है, व्यवसायिक बैंक का जो कॉमर्शियल बैंक यहाँ पे हम बात करें, यहाँ पे अगर कॉमर्शियल बैंक करें तो कॉमर्शियल बैंक का यहाँ पे कार्य बताया जा रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है कि किसानों को ऋण प्रदान करती है और राज्य में किसानों को साख सुविधा भी प्रोवाइड करती है। ठीक है, सिंपल सा बात है। अब देखो क्षेत्रीय, ठीक है, जो रीजनल ग्रामीण बैंक है, तो यहाँ पे रीजनल रूरल बैंक के बारे में पढ़ रहे हैं, या राज्य में साख की सुविधा प्रदान करती है। और यहाँ पे छोटे, यहाँ पे हिंदी में लिखा गया, इंग्लिश में लिखा गया, यहाँ पे कर लो छोटे। ठीक है, छोटे एवं सीमांत किसानों जैसे कारीगरों, अन्य कमजोर वर्गों की जरूरतों को पूरा करने के लिए सुचारू रूप से यहाँ पे 1 मिनट के लिए साख, यहाँ पे साख कर लो, साख एवं क्या करता है, ऋण यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। ठीक, अब देखो नाबार्ड का कार्य क्या है, ये राज्य में कृषि सुधार, ग्रामीण विकास के लिए सरकारी संस्थाओं, व्यावसायिक बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को वित्त सुविधा प्रोवाइड करता है, जो बाद में किसानों को यह सुविधा प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त यह राज्य में किसानों को सूक्ष्म वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है। याद रखना है। ठीक है, देखो हुआ क्या, ये जो मैंने बैंक्स के बारे में बताया ना, ये सब तो अपना अपना डायरेक्टली किसान को ऋण प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन नाबार्ड की बात करें तो नाबार्ड क्या कर रहा है, नाबार्ड इन बैंकों को ऋण दे रहा है, यानी बैंक को किसी तरह से ये एक टाइप से एक हेल्प पहुंचा रहा है और फिर बैंक क्या कर रही है, किसान को यहाँ पे पैसा दे रही है। ठीक है, तो ये इनडायरेक्टली किसान को ही हेल्प कर रहा है। ठीक है, लेकिन इनके बीच क्या क्या आ रहा था, जो इनको हेल्प करते थे, ये सारी संस्थाएं के बारे में, ग्रामीण विकास बैंक के बारे में पढ़े, सरकारी के लिए संस्थाओं, व्यवसायिक तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के बारे में बात की, इन सब बैंकों को यहाँ पे लोन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, अगला देखते हैं, सहकारिता के मूल तत्व क्या है। ठीक है, यहाँ पे तत्व पूछ रहा है सहकारिता के, राज्य के विकास में इनकी क्या भूमिका है। ठीक है, भूमिका जानना चाह रहे हैं, चलो एक दूसरा तीसरा क्या क्या भूमिका है, एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। हाँ, एक तो यह है कि यहाँ संगठन की सदस्यता स्वैच्छिक होती है, आप ज्वाइन कर सकते भी है, नहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं। लोग अपनी इच्छा के सहकारी संगठन के सदस्य बन सकते हैं, उन पर कोई बाहरी बंधन नहीं होता है। दूसरा, इनका प्रबंधन व संचालन जनतांत्रिक आधार पर होता है। इसके सदस्यों के बीच पूंजी हैसियत अथवा अन्य किसी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता, एक दूसरे के बराबर समझे जाते हैं और सब लोग जो है एक दूसरे को बराबर समझे जाते हैं और सबों को एक जैसे अधिकार व अवसर प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसको देखो मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि मैंने क्लास में इसको बहुत बेहतरीन ढंग से हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए थे, बहुत ही कम समय में। अभी क्योंकि हमारे पास टाइम कम है तो इतना नहीं, उसको सिर्फ पढ़ लेना और समझ में आ जाएगा, रिकॉल कर लोगे। और फिर भी प्रॉब्लम होता है तो कॉमेंट सेक्शन में लिखो ना, सर यहाँ समझ में नहीं आया, या फिर क्लास में हम लोग देख ही लेंगे। ठीक है, तीसरा अगर बात करें तो इसके अतिरिक्त उद्देश्यों में नैतिक और सामाजिक तत्व भी शामिल होते हैं। यह केवल आर्थिक लाभ कमाने के लिए नहीं, बल्कि नैतिक एवं सामाजिक पहलू के से भी सदस्यों के हित लाभ के लिए कार्य करता है। इसका ध्येय दूसरों को लूट खसोट करके धनवान बनना नहीं है, बल्कि आत्म सहायता एवं पारस्परिक सहयोग द्वारा व्यक्ति और समूहों के लाभ व सुख को, समृद्धि को बढ़ाना है। ठीक है, यहाँ पे इनका ऐसा मोटिव नहीं कि हमको प्रॉफिट कमाना है या किसी को बहुत ज्यादा यहाँ पे परेशान करना है। ठीक है, इनका है बस कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आत्म सहायता और पारस्परिक सहयोग। ठीक है, चलो अब देखो बिहार की भी कॉन्सेप्ट में यहाँ पे पूछा जा रहा था। ठीक है, यहाँ पे राज्य के विकास में इसकी क्या भूमिका है, यानी कि हम लोग बिहार के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम लोग किसके बारे में जानेंगे, बिहार के बारे में। तो बिहार के पर्सपेक्टिव से देखें तो बिहार में भूमिका की बात करें तो उस टाइम के मुताबिक, यानी किताब के मुताबिक हम लोग देख रहे हैं तो देखो बिहार भारत का पिछड़ा राज्य है, जैसे कि हम लोग बताए थे ना, बीमारू बीमारू आपके बुक में भी है, सिलेबस में। बताओ तो क्या होता है बीमारू, अगर पता है बीमारू राज्य क्या क्या है या बीमारू क्या है तो उसके बारे में हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। ठीक है,
तो इसलिए यहाँ पे इसको पिछड़ा माना गया है। एकत्रित बिहार झारखंड सहित मतलब जिस टाइम एकत्रित बिहार था, एकत्रित बिहार मतलब 2000 से पहले जब बिहार झारखंड एक था के समय इसका आर्थिक संसाधन अत्यधिक था। ठीक है, मतलब बिहार का पहले क्या था, आर्थिक संसाधन बिहार के पास ज्यादा था क्योंकि झारखंड मिला हुआ था, झारखंड के पास बहुत ही संसाधन था। राज्य के बंटवारे के बाद यह सारी संपदा आज बिहार से अलग हो गई है। यह सारा भूखंड राज्य के बंटवारे के बाद झारखंड के पास चला गया है। फलस्वरूप शेष बचे बिहार में खेती ही एकमात्र मूल साधन है जिस पर बिहार की कुल जनसंख्या का 80% आबादी निर्भर करती है। यहाँ की खेती भी मानसून पे आधारित है। देखो कितना प्रॉब्लम है, पहले तो बिहार पिछड़ा था ही, लेकिन हुआ क्या, पहले बिहार झारखंड एक साथ था, बिहार झारखंड मिला था तो बहुत सारे उनके पास कोल का खदान थे, बहुत सारा जो है उनके पास खनिज संसाधन का ज्यादा वहां पे अवेलेबिलिटी था। लेकिन क्या हुआ 2000 में जब बिहार और झारखंड क्या हुआ, अलग हो गया। अलग होने के बाद क्या हुआ, ये संसाधन हमारा उठ के बिहार से चल गया झारखंड में। अब बिहार में कुछ नहीं बचा, बिहार में क्या बचा, ऐसे ही लोग गरीब थे, पिछड़े थे, बीमारू राज्य कैटेगरी में आते थे और उनके पास क्या बचा, बचा तो सिर्फ खेती। तो खेती में क्या है, 80% लोग क्या है, खेती पे डिपेंडेंट है। खेती पे डिपेंडेंट है तो हुआ क्या, ऊपर से भी खेती ऐसा है कि मानसून पे आधारित है, मानसून जैसा होगा उस हिसाब से खेती होगा। कभी कभी सुखाड़ भी हो जाती है तो खेती खराब हो जाती है। यहाँ पे इन सब प्रॉब्लम हमको देखने को मिलता है। फिर देखो हाँ, इसलिए आर्थिक तंगी के बावजूद बिहार कृषक एवं मजदूर कृषि पर धन लगाने के लिए विवश हैं। ठीक है, कृषि एवं मजदूर कृषि पर धन लगाने के लिए विवश है। चलो आगे हम एक बार देखते हैं नेक्स्ट सवाल। बिहार में खासकर ग्रामीण, सवाल नहीं नेक्स्ट ये इसी का पॉइंट है। बिहार में खासकर ग्रामीण स्तर पर धनकुटी, अगरबत्ती निर्माण, बीड़ी निर्माण एवं जूता निर्माण, ईट निर्माण आदि जैसे महत्वपूर्ण रोजगार सहकारिता कार्य के सहयोग से चलाए जा रहे हैं। ये सब बहुत सारे कार्य जो है चलाया जा रहा है। ठीक है, इसके लिए राज्य स्तरीय सहकारी बैंक ऋण मुहैया कराती है। इस सहकारी बैंक से रोजगार को बढ़ावा ग्रामीण स्तर पर काफी हद तक किया जा रहा है। जहां जहां भी इस तरह के रोजगार चलाए जा रहे हैं वहां जनता पर अनुकूल आर्थिक प्रभाव देखने को मिला है। फलस्वरूप व्यक्ति की आय धीरे धीरे बढ़ रही है और लोगों का जीवन स्तर भी क्या हो रहा है, धीरे धीरे उठ रहा है। यानी इस जीवन स्तर बोले तो यहाँ पे बोले तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात करें तो बिहार का पहले से बहुत बेटर हुआ है। ठीक है, यहाँ बजट में बताया गया बिहार का जो पहले से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ही बेहतरीन हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते, ये माइक बार बार इधर चल जाता है, साउंड में प्रॉब्लम अगर हो रही होगी तो इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, बट स्टिल मैं इसको एडजस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, ये हमारा 5वां सवाल आ गया। क्या सवाल है, स्वयं सहायता समूह में महिलाएं किस प्रकार अपनी अहम भूमिका निभाती है। देखो मैं बताया ना, ये एसएचजी जो है ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जा रही है बिहार के पर्सपेक्टिव में। और देखो अभी एग्जाम होने वाला है, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से महिलाओं पे ज्यादा यहाँ पे क्वेश्चन बनता है। तो एसएचजी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में पूछ रहा है, पहले तो यहाँ पे देखो डेफिनेशन शॉर्ट वाला में पूछ दिया, लॉन्ग वाला में क्या पूछा है, किस प्रकार महिलाएं जो अहम भूमिका करती है। देखो सबसे पहले यहाँ पे तो मैंने डिफाइन कर दिया कि 15 से 20 व्यक्ति खासकर महिलाएं, जो पहले लिखाए थे। अब देखो यहाँ पे मेन आता है, ये हम क्योंकि पढ़ चुके हैं पहला आंसर में। ठीक है, अब देखो हाँ, स्वयं सहायता समूह में महिलाएं, विशेषकर गरीब महिलाएं अपने बचत पूंजी को एकत्रित करती है और उस एकत्रित पूंजी का निर्धन लोगों को कर्ज देती है। उन पर वे ब्याज भी लेती है, लेकिन यह खासकर साहूकारों द्वारा दिए गए ब्याज से कम होता है। इस स्वयं सहायता समूह में महिलाएं बढ़ चढ़ कर भाग लेती है। ठीक है, इंटरेस्ट तो लेती है लेकिन इंटरेस्ट कम लेती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, साहूकारों का क्या होता है ना, जो सूद पे पैसे लगाते हैं उनका जो यहाँ पे वर्चस्व काफी कम होना है। ठीक है, आगे देखो इस स्वयं सहायता समूह में छोटे पैमाने पर साख अथवा ऋण की सुविधा भी प्रदान की जाती है, क्योंकि साधारणतः ये महिलाएं द्वारा चलाई जाती है। महिलाओं द्वारा बचत की गई पूंजी को उचित ब्याज पर जमीन छुड़वाने के लिए, घर बनाने के लिए, सिलाई मशीन खरीदने के लिए, हथकरघा एवं पशु खरीदने के लिए, बीज, खाद और बांस खरीदने के लिए ऋण दिए जाते हैं। इन ऋण पर जो ब्याज आता है उसे स्वयं सहायता समूह की पूंजी निर्माण हो जाता है। मतलब जो उनके पास एक्स्ट्रा इंटरेस्ट आया ना, तो उसी से वो क्या कर रहे हैं, अपना पूंजी बना रहे हैं। ठीक है, और पैसा उनके पास आ गया और वो ऋण प्रोवाइड करेंगे। ऐसे करते करते ये जो एक साइकिल है ना, बहुत अच्छे से चलता है। इससे न केवल महिलाएं आर्थिक रूप से स्वावलंबी होती है, बल्कि समूह के नियमित बैठकों के जरिए लोगों में एक आम मंच मिल जाता है। देखो क्या है, पहले तो महिलाएं बिहार में बहुत ज्यादा पिछड़ी थी, तो महिलाएं घर पे रहती थी। ठीक है, अब क्या है, इनको जिसको मान लो एक ग्रुप मिल गया, तो ग्रुप मिल गया मान लो उसमें मंच मिल गया ना, मतलब किसी तरह से उनके साथ प्रॉब्लम हो रहा है, किसी तरह की दिक्कतें आ रही हैं,
तो क्या हुआ, उनको एक प्लेटफॉर्म मिल गया अपने बातों को 5 महिलाओं के सामने रखना। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, उनके दिमाग जो पहले से नैरो थे, उनका सोचने का स्तर जो संकीर्ण था, अब वो क्या हो गया, ब्रॉड हो चुका है, वृहद हो गया है, वो सोचने का दायरा बढ़ गया, क्योंकि वो 10 लोग से मिल रहे हैं। 10 लोगों से मिलना, बात करना, ये बहुत ही जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे उनको एक मंच भी मिल गया, इसलिए मैंने इसे रेड कलर से किया। ये सब इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हुआ। ठीक है, जहाँ वे तरह तरह के सामाजिक, जैसे कि सामाजिक कार्य, जैसे सामाजिक, जैसे स्वास्थ्य, पोषण, घरेलू हिंसा इत्यादि पर आपस में चर्चा कर पाती है और इन समस्याओं का निदान करने की कोशिश करती है। जिनके साथ मान लो कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, या जो भी प्रॉब्लम्स किसी को साथ भी हो रहा है या हो सकता है इन फ्यूचर, तो उन पे वो लोग क्या कर रहा है, डिस्कशन कर रहा है। ये हमारा आखिरी सवाल है। इस आगे बढ़ते हैं। स्वयं सहायता समूह के जरिए महिलाएं छोटे मोटे स्वरोजगार कर अपनी आमदनी कमाती है, जिससे वे आर्थिक रूप से सशक्त हो रही है। ठीक है, और दूसरी जरूरतमंद महिलाओं को सामाजिक तथा आर्थिक रूपों से मदद करने, उनके जीवन स्तरों को ऊंचा उठाने की कोशिश करती है। अतः महिलाएं स्वयं सहायता समूह में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट की बात करें तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, चलो इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो ये वीडियो यहीं पे खत्म हो रहा है। और हम लोग क्या करेंगे, तुम लोग क्या करना, तुम लोगों का काम है इसको लिख लेना, इसकी पीडीएफ आपको मिल गई है ग्रुप में। ठीक है, और देखो अगर कोई भी स्टूडेंट्स अगर मान लो यहाँ के नहीं भी है, जो भी यूट्यूब पे भी हमारे वीडियो देख रहे हैं, अगर वो चाहते हैं हमसे जुड़ना, ये पीडीएफ लेना, तो यहाँ पे इस टेलीग्राम चैनल है, इसको मोबाइल से स्कैन कर सकते हो। अगर नहीं भी तो शिक्षा सारथी यहाँ पे सर्च करना, वो मिल जाएगा। ठीक है, ये लोगो रहेगा हमारा, ये मिल जाएगा, ये नया चैनल है। ठीक है, यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे सारे नोट्स और स्टडी मटेरियल यहाँ पे आपको फ्री प्रोवाइड करिए जाएंगे। ठीक है, चलिए इसी के साथ हमारा वीडियो यहीं पे खत्म होता है। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा तो उसको क्या करो, लाइक कर दो, और कुछ कमेंट्स करो, और शेयर भी कर दो। थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़ जाएगा तो फिर हम लोग लाइव आ पाएंगे। ठीक है, तो लाइव क्लास लेने पे क्या होगा ना, आपके लाइव कमेंट्स देखेंगे और उसके आंसर्स भी करेंगे। ठीक है, वीडियो कैसा लगा, वीडियो आप कमेंट्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।